Today we will start with As You Like It, Act 1, Scene 1. Yesterday we had already discussed all the characters and maybe we left some of the minor characters, so we will discuss it in the process as they come in the acts and the scenes. Okay? So today we will start our discussion with Act 1 and Scene 1 of As You Like It. Act 1, Scene 1. So Act 1 and Scene 1 में क्या होता है कि ऑरलैंडो, कल मैंने आप लोगों को बताया था ऑरलैंडो कौन है. ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयज का यंगर सन है एंड ही इज ऑल्सो द हीरो ऑफ द प्ले. तो जो हमारा प्ले स्टार्ट होता है वो ऑरलैंडो से ही स्टार्ट होगा. वो एडम को अपना जो भी उसके साथ अनफॉर्चुनेट थिंग्स हो रहा है, उसका भाई जो है वो उसके साथ जो भी नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जो भी उसका राइट्स है वो उसको प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, तो वो अपने अनफॉर्चुनेट कंडीशन के बारे में किसको बताएगा? एडम को बताएगा. एडम कौन है? एडम फेथफुल ओल्ड सर्वेंट ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज है. ऑरलैंडो के जो पापा थे उस टाइम से ही एडम सर्वेंट था और अभी एडम ऑरलैंडो को अकम्पनी करेगा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. ये भी मैंने कल आप लोगों को बताया था क्योंकि एडम इस चीज़ का विटनेस है कि ऑरलैंडो के साथ कितना गलत हो रहा है और कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको कितनी चीज़ से डिवॉइड रखा जा रहा है और उसको अपने हक की सारी चीज़ें नहीं मिल रही है. तो ऑरलैंडो discusses about his pitiful condition. किससे डिस्कस करता है? एडम से डिस्कस करता है क्योंकि यहाँ पे वो एडम ही था जो उसका बात सुनता था और समझता था इस कोर्ट में. और ये एडम को क्या बताता है कि इसको बाय विल, मतलब इसके फादर इसके लिए क्या छोड़ के गए. ऐसे तो इसके फादर ने ऑलिवर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है. ऑलिवर कौन है? ऑरलैंडो का बड़ा भाई. तो ऐसे तो इसके फादर ने ऑलिवर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि वो ऑरलैंडो का केयर करे, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे. लेकिन ऐसे बाय विल इसको एक बहुत स्मॉल सम ऑफ मनी मिला है, मतलब बहुत एक छोटा अमाउंट मिला है. कितना अमाउंट मिला है? He has inherited 1000 क्राउन्स. जैसे रुपीस होता है ना, तो वैसे ही क्राउन्स भी एक करेंसी है. तो ऑरलैंडो को ये मिला है और ये बहुत एक छोटा सम ऑफ मनी है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं है जिससे ऑरलैंडो की ज़रूरतें पूरी हो सके. क्योंकि उसके पापा ने ऑलिवर को सारी जिम्मेदारी दी थी, इसलिए बाय विल इसको इतना कम पैसा मिला और ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट नहीं है. एक बहुत मीगर अमाउंट है, बहुत पैल्ट्री सम ऑफ मनी है फॉर अ यंग मैन ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड. ये अभी यंग है और एक बहुत बड़े फैमिली से आता है, एक बड़े खानदान से आता है, तो इसकी ज़रूरतें भी बड़ी होंगी. तो इसलिए इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो 1000 क्राउन्स है ये इनफ नहीं है. यही सारी बातें ये बताते रहता है एडम को. और इसका ओनली होप कौन रहता है? ऑलिवर ही इसका ओनली होप रहता है क्योंकि इसको इतना कम अमाउंट ऑफ मनी मिला है, इतना कम अमाउंट ऑफ मनी मिला है. तो इसका ओनली होप कि मतलब इसके साथ कुछ अच्छा होगा या फिर ये ज़िंदगी में आगे कुछ करेगा, तरक्की करेगा, उसके लिए इसका एक ओनली होप कौन है? ऑलिवर है. ऑलिवर ही इसका जो बड़ा भाई है वही इसका हेल्प कर सकता है ताकि इसको एक अच्छा एजुकेशन मिले, ये जेंटलमैन लाइक क्वालिटीज़ सीखे और आगे चल के एक अच्छा इंसान बने. So his only hope is his only hope for advancement, मतलब जिंदगी में अच्छा करने के लिए is ऑलिवर. ये सारी बातें ये एक्ट 1 सीन 1 में एडम को बताते रहते हैं कि इसको इतना इनहेरिटेंस मिला है और अब ये टोटली ऑलिवर पे डिपेंडेंट है. ओनली होप फॉर एडवांसमेंट से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ऑलिवर पे डिपेंडेंट है अपने बेटरमेंट के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए. ऑलिवर ही अब एक ऐसा इंसान है जो इसको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है. ऑरलैंडो जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है? ऑलिवर पे.
कंप्लीटली डिपेंडेंट, ठीक है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और अगर ओलिवर इसको सब चीज़ अच्छा प्रोवाइड नहीं करता है तो फिर इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज 1000 क्राउन्स इसका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और फिर इसके पास एक अच्छा एजुकेशन नहीं रहेगा, तो ये आगे कहीं कुछ कर नहीं सकता है अपने लाइफ में। इन कॉन्ट्रास्ट जो ओलिवर रहता है, इसको सब चीज़ अपने फादर के विल के अकॉर्डिंग इसको सारा इनहेरिटेंस मिलता है, मतलब अपने फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब ये इनहेरिट करता है बाय विल। ही इनहेरिटेड एवरीथिंग। नाउ व्हाई डिड ही इनहेरिट एवरीथिंग? क्योंकि ऑरलैंडो यंगर सन है और ओलिवर एल्डर सन है, इसीलिए वो सब कुछ इनहेरिट किया बाय पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ये होता है कि जो बड़ा बेटा रहता है वो अपने फादर का सब कुछ इनहेरिट करता है, सारी प्रॉपर्टी, सारा वेल्थ, सब कुछ इनहेरिट करता है उस टाइम के कस्टम के अकॉर्डिंग। इसीलिए ओलिवर जो है वो अपने फादर का पूरा प्रॉपर्टी बाय विल इनहेरिट किया। एंड डिस्पाइट ऑफ इनहेरिटिंग एवरी राइट एवरीथिंग, ही हैड अ लार्ज सम ऑफ मनी, बट वो अपना ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ऑरलैंडो के टूवर्ड्स उसकी कोई ड्यूटी थी ना, क्योंकि उसके पापा ने ऑरलैंडो की जिम्मेदारी उसे दी थी, बट ही वॉज फेलिंग टू फुलफिल इट। एंड ऑल्सो डिसोबेज द विल। वो विल को कैसे डिसोबे करता है? बिकॉज उस विल में ऑरलैंडो के पापा ने ये लिखा था कि ओलिवर को अपने भाई ऑरलैंडो की जिम्मेदारी उठानी है, उसे एक अच्छा एजुकेशन देना है, उसे अच्छा इंसान बनाना है, बट वो उस चीज़ को डिसोबे कर रहा था क्योंकि वो ऑरलैंडो को कुछ भी एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं करा रहा था। तो ऑरलैंडो ये सब चीज़ किससे डिस्कस कर रहा था? एडम से डिस्कस कर रहा था। ओलिवर जो है वो रिफ्यूज करता है उसको एक अच्छा एजुकेशन। And now Orlando is in a very pitiful condition because the sole person on whom he depends has completely left him alone. So Orlando is lamenting in his condition. He is feeling sorry for himself and he is sharing it with Adam. और वो एडम को बता रहा है कि उसको अपने पे बहुत दया आ रहा है और वो ज़्यादा दिन अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो इतना ज़्यादा इल ट्रीटमेंट और उसके साथ जो गलत हो रहा है उसको ज़्यादा दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा ओलिवर के अगेंस्ट। ये सब चीज़ ऑरलैंडो एडम को बताते रहता है, तभी उस सीन में किसकी एंट्री होती है? ओलिवर की। ओलिवर की एंट्री होती है और अब ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच में हम डिस्कशन देखेंगे। ओलिवर कैसे ऑरलैंडो के साथ जो इनजस्टिस कर रहा है और ऑरलैंडो कैसे उस इनजस्टिस के बारे में ओलिवर को कन्फ्रंट करेगा और कैसे ओलिवर को बोलेगा कि नहीं, आपको मुझे अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना ही होगा, नहीं तो अपना जो भी आपका विल है जिससे आपने सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उससे आपको एक अमाउंट मुझे देना होगा, नहीं तो कुछ पार्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस मुझे देना होगा। तो अब इस सीन में फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? ऑरलैंडो और एडम का डिस्कशन हो रहा है और अब इस सीन का सेकंड पार्ट है जिसमें ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच में हम लोग डिस्कशन देखेंगे। इन लोग के बीच में डिस्कशन हो रहा था एंड इट सून चेंजेस टू वायलेंस। बात होते होते कब वायलेंस स्टार्ट हो गया ये पता नहीं चला, बिकॉज ऑरलैंडो जो है वो बहुत परेशान था अपने कंडीशन से और उसके अंदर बहुत गुस्सा था और
बहुत हेट्रेड हो गया था ओलिवर के लिए, बिकॉज ओलिवर उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत इनजस्टिस कर रहा था. डिस्कशन हो रहा था एंड इट सून चेंजेस टू वायलेंस. एंड दिस वायलेंस इज नॉट वर्बल वायलेंस. ये बातों बातों का वायलेंस नहीं है. यहाँ वायलेंस मारपीट पे उतर गया था एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर. ऑरलैंडो के अंदर इस चीज का भी गुस्सा था, क्योंकि जो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग जो बड़ा बेटा है वही सब कुछ इनहेरिट करेगा, ये कहीं ना कहीं ऑरलैंडो के अकॉर्डिंग गलत था. बिकॉज ऑरलैंडो के अकॉर्डिंग क्या सही था कि अगर दो बेटे हैं तो दोनों इक्वली राइटफुली एयर हैं अपने फादर के प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज दोनों के अंदर सेम फादर का ब्लड है. तो एक ज्यादा राइटफुल कैसे हो गया और एक कम राइटफुल एयर कैसे हो गया उस प्रॉपर्टी का. तो ऑरलैंडो हेटेड द सिस्टम by which only the eldest son is the rightful heir. और ओलिवर जो इनजस्टिस कर रहा था ऑरलैंडो के साथ, उसकी वजह से तो ऑरलैंडो के अंदर गुस्सा था ही, बट इस सिस्टम की वजह से भी ऑरलैंडो के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा था कि ये कौन सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है और इस सिस्टम को किसने बनाया है बाय विच जो एल्डेस्ट सन है बस वही राइटफुल एयर रहेगा. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो छोटा है या फिर जो उससे भी छोटा है, ये लोग दोनों के अंदर अपने फादर का ब्लड नहीं है. तो अगर सबके अंदर एक फादर का ब्लड है तो फिर सब राइटफुल एयर होने चाहिए, नहीं तो सबके बीच में प्रॉपर्टी या जो भी इनहेरिटेंस है वो डिवाइड होना चाहिए. तो एक ये भी रीजन है क्यों ऑरलैंडो और ओलिवर के बीच में वायलेंस स्टार्ट हो गया. और ये वायलेंस इस हद तक स्टार्ट हो गया कि ऑरलैंडो जो है वो ओलिवर को बाय थ्रोट कैच कर लिया और रिफ्यूज कर रहा था कि वो ओलिवर को नहीं छोड़ेगा जब तक ओलिवर उसका जो भी हक है, ऑरलैंडो का जो भी हक है वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कराएगा, उसको अच्छा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराएगा, तब तक ऑरलैंडो उसका थ्रोट नहीं छोड़ेगा. दिस इज द पार्ट ऑफ द वायलेंस. ये जो कन्वर्सेशन डिस्कशन होते होते जो वायलेंस में चेंज हो गया, इस वायलेंस में क्या होता है कि ऑरलैंडो सीजेस ओलिवर बाय थ्रोट एंड रिफ्यूजेस टू लीव. और क्योंकि एडम भी वहां पे था, एडम और ऑरलैंडो के बीच में ना स्टार्टिंग में डिस्कशन हो रहा था, तो ओलिवर अचानक से वहां पे आया था और एडम वहां से कहीं गया नहीं था, एडम वहीं पे था. तो जब ये वायलेंस होने लगा तो एडम जो है वो इंटरवीन किया, वो बीच में आया और ये लोग दोनों को लड़ने से मना कर रहा था. क्योंकि ये कोई भी कहीं पे भी ये अच्छा नहीं लगता है कि अगर दो भाई किसी चीज के लिए लड़े और एक सर्वेंट वहां पे देख रहा है, तो जो सर्वेंट है वो इंटरवीन करेगा, बिकॉज वो रोलेंड डी बॉयज का एक लॉयल और फेथफुल सर्वेंट था और उसके सामने ही कहीं ना कहीं ये लोग दोनों बड़े हुए हैं. तो कहीं ना कहीं ही वॉज लाइक अ फादर फिगर फॉर देम. सो दैट इज वाई ही वॉज इंटरवीनिंग एंड आस्किंग देम नॉट टू फाइट, एटलीस्ट इन द नेम ऑफ सर रोलेंड डी बॉयज, कि वो लोग कम से कम सर रोलेंड डी बॉयज अपने फादर के खातिर फाइट ना करें, because it doesn't suit them. ये जब फाइट हो रहा था तो कौन who intervenes? Adam asks them to stop this violence. क्योंकि कहीं ना कहीं एडम उनके लिए एक फादर फिगर की तरह था. ही वॉज लाइक अ फादर आफ्टर द डिमाइज ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज. But Orlando was the stronger of the two.
दोनों में जो ज़्यादा ताकतवर था बाय फिजिक, वो कौन था? ऑरलैंडो था, एंड ही रिफ्यूज टू लीव। वो छोड़ने के लिए उसका गला नहीं तैयार हो रहा था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपना हक चाहिए था, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि वो पहले भी एडम को बोल चुका था कि अब ज़्यादा दिन वो बर्दाश्त नहीं करेगा, एंड he will talk to Oliver, otherwise he will try some other means. So because of all this violence जो भी हुआ, उसकी वजह से Oliver decides to treat Orlando like a gentleman. Oliver फिर अग्री करता है कि वो ऑरलैंडो को एक जेंटलमैन की तरह ट्रीट करेगा, और उसको अपने इनहेरिटेंस में से, जो भी ऑलिवर ने इनहेरिट किया है उसमें से एक पार्ट देगा। क्या क्या चीज के लिए ऑलिवर अग्री करता है? He agrees to treat Orlando like a gentleman. And also to give he agrees to give Orlando a part of his inheritance. अपने inheritance में से एक part Orlando को देने के लिए वो तैयार हो जाता है। So you can answer me, who were the two sons of Sir Roland D. Boyce? Students on the online platform, you can answer it in the comment section. So Orlando seizes. Wait. Orlando was not happy with the system that allows the eldest son to inherit the bulk of a father's estate, and this does not reduce the ancestral blood in other sons. So why he was not happy? Because according to him, the ancestral blood है जो एक father's blood which passes on to the children, it does not reduce in the younger children. So by this law, and because of this, the inheritance should be equally distributed in all the children of the father, and not only the eldest son. And Orlando was not happy because of this, so he seizes his brother Oliver by his throat. And Adam had intervened earlier, asking them to stop this in the name of their father. But Orlando being the stronger of the two, refuses to leave Oliver, and he asks his brother, उसने अपने brother को क्या बोला कि promise to treat me like a gentleman, and to give a part of your inheritance and also proper education to me, and then only I will leave your throat. So Oliver, because he was in such uncomfort, he decided to treat Orlando like a gentleman, and also to give him a